हेलो, मैं होम साइंस लर्नर। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी थी। लगभग 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी कराया था। अब मैं आप लोग को ऊतक बताने जा रही हूँ। मैंने आप लोग को बताया था कि जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई मैंने कोशिका बताया था। उसके बाद में जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। उस वो कोशिकाओं का अध्ययन मैंने बताया था साइटोलॉजी कहलाता है। वहीं ऊतक का जो अध्ययन होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो देखते हैं इसको अच्छे से। तो जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं परस्पर मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। इसमें है तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक से हमारा मस्तिष्क बना होता है। जो हमारा ये ब्रेन होता है ये हमारा तंत्रिका ऊतक के माध्यम से बना होता है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि ब्रेन हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी हमें सोना होता है, उठना होता है, खाना होता है, पीना होता है, यह सब हम हमारे संपूर्ण शरीर को ज्ञात कौन कराता है? ब्रेन कराता है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक में जो न्यूरॉन सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं ये संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं, जिसके माध्यम से हमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो मस्तिष्क से अपनी सूचनाएं भेजती हैं और फिर मस्तिष्क ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक पे आती हैं ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, हृदय पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ वे होती हैं जो अपने इच्छानुसार कार्य करती हैं। इन पर हमारा ये अपने इच्छानुसार कार्य करती हैं, इन पर हमारा नियंत्रण होता है। ठीक है, और ये हड्डी से जुड़ी होती हैं इसलिए थक भी जाती हैं। और जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं वो अपने हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है और ये हड्डी से जुड़ी नहीं होती हैं इसलिए थकती भी नहीं हैं। हृदय पेशियाँ वो होती हैं जिससे हमारा हृदय बना होता है, जिसे हृदय की मांसपेशियाँ कहते हैं। जब हम आपको अभी वो पढ़ाएंगे हृदय के विषय में तो हृदय शरीर में कैसे रक्त को पंप करता है, तो ये हृदय मांसपेशियाँ जो होती हैं शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करती हैं। उसके बाद में देखते हैं उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक कुछ लोग ना वसी ऊतक यानी एडिपोस ऊतक और उपकला ऊतक को एक ही मानते हैं, लेकिन उपकला ऊतक अलग है और एडिपोस यानी वसी ऊतक अलग है। उपकला ऊतक को एपिथेलियम ऊतक भी बोलते हैं और वो वसी ऊतक को एडिपोस ऊतक कहते हैं। तो जो वसी ऊतक होता है वो क्या करता है, वो उस वहाँ पे जब वसा शरीर में जब वसा एकत्रित हो जाती है तो वो जो एडिपोस ऊतक होता है वो हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सहायक होता है, सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है। जब ये एडिपोस ऊतक समय के साथ में घटने लगते हैं तो शरीर में बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। वो होता है आपका वसी ऊतक की वजह से यानी कि वसी ऊतक की वजह से यानी कि एडिपोस टिश्यूज की वजह से। लेकिन जो आपका उपकला ऊतक होता है इसे एपिथेलियम ऊतक भी बोलते हैं। इससे हमारी त्वचा बनती है। तो त्वचा क्या करती है, तो यह हमारे शरीर को बाहर से तथा अंदर से दोनों ओर से, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से दोनों ओर से हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं तथा जो हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं उन सभी प्रकार के अंगों को या उपकला ऊतक हमारे शरीर को त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक से तात्पर्य ऐसे ऊतकों से है जो हमारे संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। इसमें आपका आ गया रक्त, लिम्ब, अस्थि, उपास्थि। तो अभी रक्त, लिम्ब, अस्थि, उपास्थि के विषय में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तंत्रिका ऊतक के विषय में। तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना तथा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करना है। आप इसको ऐसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है, जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनसे मिलकर ये तंत्रिका ऊतक बनता है। यानी न्यूरॉन सेल से मिलकर हमारा ये तंत्रिका ऊतक बनता है। हमारा जो ये मस्तिष्क है और हमारे मस्तिष्क का निर्माण इन न्यूरॉन सेल्स के माध्यम से होता है। तो न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं ये हमारे संपूर्ण शरीर में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, तो उससे में मेरुरज्जु के माध्यम से ये तंत्रिकाएं जो होती हैं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। तो जो हमें हमारे दिमाग में ये महसूस हुआ है कि हमें प्यास लगी है, तो हमें ये किसने बताया? हमारे मस्तिष्क ने। ठीक है,
अब हमारे मस्तिष्क ने हमारे हाथों को ये आदेश दिया कि अब तुम पानी उठाओ और पियो। जब तक हम अपने हाथ से पानी उठाएंगे नहीं तो उसको पी नहीं पाएंगे। तो मस्तिष्क ने आदेश दिया हमारे हाथों को। अब हमारे हाथों ने जो है उसको पानी को उठाया और पी लिया। तो इसलिए जो भी हमें महसूस हो रहा है या जो भी हम सोच रहे हैं या जो भी हमें करना है, ऐसे संदेशों का आदान प्रदान हमारे तंत्रिका ऊतक के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसमें आया हमारा मस्तिष्क में लगभग 90% तक हमारा तंत्रिका यानी न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन सेल होती हैं और 10% ग्लियम सेल होती हैं। जो ग्लियम सेल होती हैं, हमारे न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, मैंने आपको कोशिका में भी बता दिया था। जबकि जो ग्लियम सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन हो जाता है, जिस वजह से हमारे मस्तिष्क में ब्रेन कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम जो भी अपने जीवन में जो भी कुछ भी कर रहे हैं, किसी से नफ़रत कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। वो हमें हमारा मस्तिष्क ही बता रहा है कि आपको ये करना है। किसी को अच्छे उससे देखना है, किसी को बुरे उससे देखना है, या किसी के लिए अच्छा दृष्टिकोण बनाना है, किसी के लिए बुरा दृष्टिकोण बनाना है, तो यह हमारे ब्रेन के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। और ये कर कैसा रहा है कि जो ब्रेन में जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो हमारे संपूर्ण शरीर में गई हुई हैं और फिर जाकर मेरुदंड में मेरुरज्जु के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं, जिससे मस्तिष्क संपूर्ण शरीर को अपनी सूचनाएं दे रहा है और संपूर्ण शरीर से उनकी सूचनाएं ले रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये मस्तिष्क के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में जब मस्तिष्क को डिटेल में बताएंगे तो इसमें आपको पश्च मस्तिष्क ये सब कुछ अच्छे से, मस्तिष्क के भाग जो भी है सब कुछ अच्छे से बताएंगे। ठीक है, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक वो होते हैं जो हमारे शरीर में गति पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे चलना, उठना, दौड़ना, सोना, खाना पीना। तो जो हम गतिशील जो गति वाले कार्य करते हैं तो ये हमारे पेशी ऊतक के माध्यम से होते हैं। हमारा जो हृदय धड़क रहा है, जो हमारा जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स अपने आप से कार्य कर रहे हैं, तो वो सारा हमारी मांसपेशियों के माध्यम से ही हो रहा है। इसके साथ साथ ये देखिए, अच्छे से दिख रहा है ना आप लोग को? यस। इसके साथ साथ ये आंतरिक अंगों को सहारा भी देते हैं। इनमें संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। संकुचनशीलता क्या होता है? सिकुड़ने फैलने का गुण होता है। ठीक है, संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। इसी के वजह से ये मांसपेशियाँ जो है गतिशील बनी रहती हैं। पेशी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं, इनको समझते हैं। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और आगे हृदय पेशी। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं तथा हड्डी से यानी अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं और जल्दी थक जाती हैं। कंकाल की मांसपेशी ऐच्छिक होती हैं। गति प्रदान करने के कारण इन्हें दैहिक पेशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इन पर रेखाएं दिखाई देती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशियाँ भी बोलते हैं। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियाँ। तो ऐसा समझते हैं कि जब हम कहीं पे चलते हैं या कहीं से दौड़ रहे हैं या हाथों से कार्य कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम हाथों से कार्य कर रहे हैं, पैरों से दौड़ रहे हैं, तो हम थक जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पैर है वो हड्डियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाथ है हड्डियों से आपस में जुड़े हुए हैं, तो हमारी हड्डियों से जुड़े हुए हैं, इस कारण हम लोग थक जा रहे हैं। तो हम इन पर हमारा ये जो हमारे ये जो हमारी ऐच्छिक पेशियाँ, इन पर हमारा नियंत्रण है। तो हम उस समय क्या करेंगे? उस समय हम बैठ के रेस्ट कर लेंगे, ताकि हमें फिर से कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य कर रही है। मतलब हमारी इच्छा है तो हम हाथ पैरों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, इच्छा नहीं है तो हम कार्य नहीं कर रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलना, दौड़ना, ये सब आप याद रखेंगे तो ऐच्छिक पेशी के कार्य आपको अपने आप से अच्छे से रिवाइज रहेंगे। फिर आपका अनैच्छिक पेशियाँ। तो ये जो है, इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, मतलब ये जो है कंटिन्यू कार्य करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा नहीं है तो ये कार्य करना बंद कर दे। ये हमारे शरीर में आंतरिक जो अंग होते हैं वह अनैच्छिक कार्य करते रहते हैं। ठीक है, जो है उनके द्वारा कार्य होते रहते हैं। हमारी इच्छा हो तब भी उनके कार्य होते रहते हैं, हमारी इच्छा नहीं हो तब भी उनके कार्य होते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि हम ये सोचें कि इन पर नियंत्रण कर लें, तो इन पर हम किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अस्थि से जुड़ी नहीं होती हैं, अतः इस कारण से ये थकती भी नहीं है। और इन पर जो है हल्की हल्की धारियाँ जो है, इन पर धारियाँ नहीं होती हैं। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। इन पर हल्की धारियाँ नहीं होती हैं।
इन पर धारियाँ होती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशियाँ कहते हैं ऐच्छिक पेशियों को। अनैच्छिक में धारियाँ नहीं होती हैं, अतः इन्हें अरेखित पेशियाँ कहते हैं। जैसे आपका हो गया आहार नाल, आपका पाचन तंत्र, आपका लीवर, आपका वृक्क। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, क्या हम आपने पाचन तंत्र से बोल सकते हैं कि तुम भोजन को नहीं पचाओ, तो क्या वो भोजन पचाना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो आहार नाल है उसमें जो भोजन का पाचन है वो हर समय होता रहेगा। जिस समय आप सो रहे होंगे, जिस समय आप जाग रहे होंगे, आपका जो लीवर है, आपके लीवर के बहुत से कार्य हैं, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको पता ही है। तो लीवर के इतने सारे कार्य हैं कि आप लीवर से बोल देंगे कि लीवर तुम अपना कार्य नहीं करो, तो लीवर अपना कार्य करना बंद नहीं कर देगा, ठीक है। तो हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं वो लगातार सोते जागते उठते बैठते हर समय कार्य करते रहते हैं, अतः इन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और ये अनैच्छिक पेशियों में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तंत्रिका ऊतक हो गया, ये पेशी ऊतक हो गया, पेशी ऊतक में ऐच्छिक पेशी हो गया, अनैच्छिक पेशी हो गया। अब देखते हैं आपका हृदय पेशी। तो इनकी मांसपेशियों पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अनैच्छिक पेशियों के समान ही कार्य करती हैं, किंतु संरचना में ऐच्छिक पेशियों के समान होती हैं। यह हृदय की दीवारों का निर्माण करती हैं। इनका मुख्य कार्य हृदय को लगातार पंप करके पूरे शरीर में रक्त का संचार करना। अब जो ये मांसपेशियाँ होती हैं, ये कैसी होती हैं? जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो होती हैं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये लगातार कार्य करती रहती हैं। उसी तरीके से हमारी हृदय की मांसपेशियाँ भी होती हैं, ये इन पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये भी लगातार कार्य करती ही रहती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अपना हृदय जो है कार्य करना बंद कर दे, तो हम लोग तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, आप लोग को पता ही तो है। तो जो है इनकी मांसपेशियों पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन देखिए, ये कार्य के दृष्टिकोण में हृदय पेशियाँ जो होती है, कार्य के दृष्टिकोण में अनैच्छिक पेशियों के समान है। मतलब ये लगातार कार्य कर रही हैं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये हड्डी से जुड़ी नहीं है, जिस वजह से ये थकती भी नहीं है, ठीक है। ये कार्य तो बिल्कुल सेम टू सेम अनैच्छिक पेशियों के समान कर रही हैं, लेकिन इनकी जो संरचना है, मतलब इनका जो दिखने का तरीका है, वो आपकी ऐच्छिक पेशियों के समान है, किंतु संरचना की दृष्टि से ये ऐच्छिक पेशियों के समान है। मतलब हृदय पर भी कुछ धारियाँ दिखाई देती हैं, अतः इन्हें भी इन पर भी कुछ धारियाँ दिखाई देती है, अतः इन्हें रेखित में की संज्ञा में भी रखते हैं। तो ये क्या करती हैं, जो हमारे हृदय की दीवार होती हैं, ये हृदय मांसपेशियों से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो हृदय होता है, या जो हृदय हमारा शरीर में जो रक्त को पंप करता है, ये जो आपका ये पूरा प्रोसेस है, ये हम आपको आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो जो हृदय से शरीर में रक्त को पंप करता है, तो ये हृदय मांसपेशियों के माध्यम से ही करता है, ठीक है। बाकी आगे डिटेल में पूरा हृदय कैसे कार्य करता है, फेफड़े क्या कार्य करते हैं, रक्त कैसे शरीर में जाता है, धमनी शिरा क्या होती है, सब कुछ अच्छे से बताएंगे। इसके आगे आपका उपकला ऊतक, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऊतक आ गया, उपकला ऊतक, जिसे हम लोग एपिथीलियम ऊतक भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारी त्वचा का निर्माण करता है। हमारी जो त्वचा होती है वह उपकला ऊतक से बनी हुई होती है। हमारा जो शरीर का बाह्य आवरण आप देख रहे हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर की त्वचा है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनका आंतरिक रूप से जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही है वो हमारी त्वचा कर रही है, जो कि उपकला ऊतक से बनी हुई है। तो यह हमारे शरीर को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक ऊतक है। त्वचा के साथ साथ यह रक्त वाहिकाओं, फेफड़ों और पाचन तंत्र की परत में भी पाया जाता है। यानी जो हमारा फेफड़े हैं, हमारे पाचन तंत्र हैं, उन पर भी यह एक पतली परत के रूप में उनकी भी सुरक्षा प्रदान करता है। जो फेफड़े पर, जो पाचन तंत्र पर, जो इन सब पर रक्त वाहिकाओं पर जो परत दिखाई देती है, वो उपकला ऊतक की बनी होती है। तो ये जो होते हैं आपके उपकला ऊतक, ये हमारे शरीर को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो इससे हमारी त्वचा बनी होती है, और ये हमारे संपूर्ण शरीर के आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, ठीक है। आपको हृदय पेशी भी समझ में आ गया होगा। ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय, तीनों मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। उसके बाद में आपने उपकला ऊतक भी देख लिया, जिससे हमारी त्वचा बनी होती है। या हमारे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उपकला ऊतक और एडिपोज टिश्यू सेम है, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं।
आप लोग देख लीजिएगा। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वसीय ऊतक होते हैं। जब हमारे शरीर में वसा एकत्रित हो जाती है तो एडिपोज ऊतक बनते हैं, ठीक है। या वो जो ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से सुंदरता प्रदान करते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर को, जो उपकला ऊतक है ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये आप अंतर अच्छे से समझे रहिएगा। उसके आगे आगे देखते हैं संयोजी ऊतक। तो अब आप देखते हैं संयोजी ऊतक। तो मैंने इसके विषय में बताया था कि ये वे ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का, सहारा देने का कार्य करते हैं तथा ये ऊतक पूरे शरीर में पाए जाते हैं। अब संयोजी ऊतक है तो पूरे शरीर में ही पाए जाएंगे। जैसे हो गया आपका रक्त यानी कि ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है? तो ब्लड एक जो है प्राकृतिक क्लोराइड में आता है। तो वो प्राकृतिक क्लोराइड में क्या होता है वो उसको मैं आपको ब्लड का जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ब्लड में क्या होता है? WBC, RBC और आपका प्लेटलेट्स, इससे मिलकर आपका ब्लड बनता है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का 60% होता है। वहीं आपका रुधिराणु जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है उनका 40% होता है, ठीक है। तो RBC कितने दिन तक जीवित रहती हैं, WBC कितने दिन तक जीवित रहती हैं, ये सब आपको हम ब्लड नामक चैप्टर में बताएंगे। अभी यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका ब्लड है ये एक संयोजी ऊतक है, क्योंकि ये पूरे शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। बाकी इसका फुल डिटेल में हम आपको ब्लड के चैप्टर में बताएंगे। उसके बाद में देखते हैं लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ को क्या होता है? या लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। तो जो हमारे जो ये गर्दन होती है, गर्दन में तथा बगल में और कमर जैसे स्थानों पर पाया जाता है। लसिका को लिम्फ को हिंदी में लसिका भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह हमारे गर्दन में, बगल में और कमर जैसे स्थानों पर पाया जाता है। इसी लसिका में लिम्फोसाइट पाया जाता है। जो आपके WBC होते हैं, WBC जिससे मिलकर बने होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको दूर करने या उनको मारने में मदद करते हैं, जिससे हमारा शरीर संक्रमण से लड़ सके। तो ये जो रक्त होता है हमारे संपूर्ण शरीर में बहता रहता है। उसी प्रकार से ये लिम्फ भी हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स के माध्यम से शरीर में जो भी बैक्टीरिया या वायरस या जीवाणु जितने भी होते हैं उनको मारकर हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद में अस्थि, इसमें आ गया रक्त, लिम्फ और अस्थि। अस्थि क्या होती है? हमारे संपूर्ण शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। ये जब बच्चा जब माँ के जब बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें 206 हड्डियाँ नहीं होती हैं। उसमें लगभग उसमें अधिक हड्डियाँ होती हैं जो आगे चलकर जुड़कर 206 हो जाती हैं, ठीक है। जो अस्थियाँ होती हैं यह हमारे संपूर्ण शरीर को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। तो 206 जो होती हैं उसमें आपकी अच्छी भी होती हैं, उपांगी और अच्छी अस्थियाँ होती हैं। तो अस्थि नामक कंकाल तंत्र नामक चैप्टर में जब हम आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे अच्छी क्या होती है, उपांगी क्या होती है और अस्थियाँ शरीर में कैसे क्या कार्य करती हैं, कहाँ पे कितने पाई जाती हैं, ये सब कुछ। वैसे तो ये अस्थियाँ जो है हमारे संपूर्ण शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं और हमारे संपूर्ण शरीर की सुरक्षा करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया अस्थियों के कार्य। उसके बाद में उपास्थि। तो उपास्थि क्या होता है? यह अत्यंत कोमल और लचीली होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो जो माँ के गर्भ में होता है तो वो भ्रूण कहलाता है, भ्रूण, ठीक है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में यही उपास्थि पाई जाती है। उसके बाद में जब धीरे धीरे बच्चे की मालिश करी जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे की मालिश की जाती है, तो आप लोग देखते हैं कि बच्चे को अच्छे से ऐसे इधर उधर तोड़ मरोड़ दिया जाता है, मतलब उसकी मालिश के समय में। तो जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो उसकी यही उपास्थियाँ जो है जब उनको अच्छे से मालिश किया जाता है यही उपास्थियाँ मजबूत होते, उसके बाद में यही उपास्थियाँ धीरे धीरे अस्थियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद में लगभग 208 एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो अस्थियाँ जो है जुड़कर 206 होकर वयस्क में 206 अस्थियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको हमारे जो कान होते हैं, कान में भी उपास्थि पाई जाती है। नाक में जो ये कोमल, जो जितने भी शरीर के कोमल अंग हैं उसमें ये उपास्थियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बच्चे में जो बच्चा पैदा हो गया है उसमें
उपास्थियों की संख्या अधिक होती है। यह अत्यंत कोमल तथा लचीली होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उपास्थियाँ अधिक होती हैं। उसके बाद जब मालिश किया जाता है तो उसमें अस्थियों की संख्या, तो वही उपास्थियाँ जो हैं आपस में जुड़कर अस्थियों में बदल जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं किसमें किसमें कितनी संख्या में है। शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में वैसे तो लोग बोलते हैं कि 600 होती हैं, लेकिन हमारे शरीर में मांसपेशियाँ लगभग 639, ठीक है, 639 होती हैं। उसके बाद शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी होती है हमारी स्टेपेडियस, जो कि आपके कान में होती है। आप स्टेपेडियस को कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारे जो कान में होती है वो उसमें जो हड्डी होती है उसको मिलियस इनकस स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो स्टेप होती है जो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टेप बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप से याद रख सकती हैं स्टेपिडियस जो हमारे कान में पाई जाती है। शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? स्टेपिडियस होती है, जो कि कान में होती है। उसके बाद शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हमारे कूल्हों में होती है। तो यह ग्लूटियस मैक्सिमस कार्य क्या करती है? जब भी मनुष्य को उठना होता है, बैठना होता है, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, उठने, बैठने, लेटने की ये सारी जो क्रिया, सॉरी आप लोग अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था, सॉरी। ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है, मैं यहाँ से फिर से बता दे रही हूँ आप लोग को। शरीर में मांसपेशियाँ जो होती हैं वो 639 होती हैं। ठीक है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपिडियस, कान में होती है। शरीर में सबसे बड़ी शरीर में जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है सार्टोरियस जांघ में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये उपकला का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉरी ऊतक का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो आज का आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं इसी तरीके से सारी टॉपिक आप लोग को कराती रहूँगी। मैं ये खुद के नोट्स से आप लोग को करा रही हूँ, तो प्लीज़ इसमें बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।